नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी में। और कल मैंने एक प्रश्न छोड़ा था, जो हम प्रकाश का आवर्तन कर रहे हैं। कहीं तो कल स्नेल का नियम पढ़ाया था, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। और स्नेल के नियम से बनने वाले जितने क्वेश्चन थे वो कुछ क्वेश्चन मैंने कल कराए थे, और उसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे आपको। यकीन मानिए, अगर आप लास्ट तक जुड़े रहते हैं इस वाली वीडियो में, तो स्नेल से आने वाले जितने क्वेश्चन चाहे किसी भी किताब के हों, सब किताब के क्वेश्चन बना देंगे। बशर्ते आप ध्यान से देखना। और बहुत कम टाइम में, लगभग 30 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें हम पूरा स्नेल्स के लॉ के न्यूमेरिकल करा देंगे आप, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल होंगे। जैसे ये प्रश्न ये आपको दिख रहा होगा, कल पीडीएफ में गया था। मेरे भाई जो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुआ है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम यही है जो हमारे चैनल का नाम है, ठीक है। और इस पर मैंने कल क्वेश्चन आपको दिया था। ये क्या दे रखा है बताओ? ये दे रखा है 4 mm मोटी और 1.5 और तरह सूचकांक की कांच की खिड़की में सूर्य के प्रकाश के गुजरने में लगने वाला समय बताइए। प्रश्न को समझ पाए होंगे सभी बच्चे, हमें ऐसा लगता है। समय बताना है, एक कांच की खिड़की है। प्रश्न को समझ गए हो? कहने का मतलब बेटा बात कुछ ऐसी है कि एक कांच की खिड़की कुछ इस प्रकार से है। ये कांच की खिड़की है, ये क्या है? कांच की खिड़की। यार कांच की खिड़की में ये कहा जा रहा है कि ये मोटी है। पता कितनी मोटी है? ये 4 mm मोटी है। कितनी मोटी? 4 mm। अगर किसी बच्चे से पूछे तो 4 × 10⁻³ करते हैं। किसी बच्चे को आपत्ति? ये मीटर बना दिया मैंने mm का। किसी को कोई आपत्ति नहीं। अच्छा, ये कांच की है तो इसकी n की वैल्यू कितनी होगी? वो कांच की खिड़की है ना, 1.33, सॉरी 1.5 ही होता है। और लिखा हुआ है अपवर्तनांक इसका इतना है। कांच का 1.5 ही तो होता है, ग्लास का। अच्छा, ये आपको पता चला। हम बात ये कर रहे हैं बेटा, इस वाले में ये पूछा ही नहीं तुमसे। जब इससे कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी, यानी प्रकाश की किरण गुजर गई यहाँ से जब प्रकाश की किरण गुजर के इस साइड निकल जाएगी, ऐसी तो निकलेगी। जब इस कांच की किरण इस प्रकाश के अंदर से निकलने में जो टाइम लगेगा, घुसी और निकली, वो टाइम कितना लगेगा यार? तो चाल बराबर दूरी बटे, यही तो होगा ना। मैंने कहा बेटा फॉर्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको चाहिए क्या? टाइम। तो मैंने कहा टाइम बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कहे तो स्पीड, चाल। मैंने कहा डिस्टेंस कितनी है? तो 4 × 10⁻⁻, और कहे तो स्पीड कहे तो नीचे वेग बोल दें, वेलोसिटी। अब वेग आपको पता है क्या? नहीं पता है। हाँ, b निकाला जा सकता है, दिया नहीं है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक दिया। फॉर्मूला होता है b बराबर c/n। तो वेलोसिटी हो जाएगी, इस प्रकाश की वेलोसिटी हो जाएगी 3 × 10⁸, और अपवर्तनांक है 1.5। क्या स्पीड निकल आएगी? हाँ, स्पीड निकल सकती है। भैया स्पीड कैसे निकलेगी? काटो, 1.5 दूनी 2 × 10⁻, 2 × 10⁸ है ना, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। क्या? स्पीड, चाल समझ में आ गई। हमें निकालना था कि ये वाली इसमें एंटर करेगी, वो बाहर निकल जाएगी, कितना टाइम लगेगा इसको? कांच की खिड़की मोटी मान लो, कोई मोटी खिड़की है, उसमें कांच लाइट गई और उस साइड निकली, कितना टाइम लगा? तो तुम कहोगे सर जी हमें डिस्टेंस तो लिख दी मैंने, इसकी स्पीड क्या निकली? 2 × 10⁻। तो तुम कहोगे 2 दूनी, सही है। अब ये आएगा 2 × 10⁻⁻, का ये क्या आएंगे? और ये उत्तर माइनस में क्यों चला गया? 10⁻⁻ का क्या है? वास्तव में अगर कांच में लाइट लगाओगे ना तो इतना ही टाइम लगता, बहुत कम सेकंड, तो बहुत दूर की बात, बहुत कम टाइम लगता, तुरंत लाइट निकल जाती है बाहर। तो ये इतनी सेकंड है, 2 × 10⁻⁻11 सेकंड है। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। ये वाला प्रश्न कल मैंने करके लिए दिया था, यकीन मानो। लेकिन थोड़ी समझने की बात थी कि अगर हम टाइम निकाल ले तो चाल बराबर दूरी बटे समय तो लगना है। दूरी पता थी कि कितनी मोटी है ये कांच की, लेकिन स्पीड नहीं पता थी। स्पीड यहाँ से निकल आएगी p बराबर c/n, यहाँ पर c हमारे निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸। अच्छा, इतना करने के बाद एक बच्चा ये कहेगा हम तो एकदम
तृप्त हो गए, है ना, तब कहोगे इसका आंसर तो हमें समझ में आ गया है, क्या अगला वाला कर पाओगे? अगला प्रश्न देखते ही तुमने कहा हाँ इसको बड़े आराम से कर पाएंगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। कर दो मेरे भाई। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग इतने किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, वायु में प्रकाश का वेग इतना है, तो माध्यम का अपवर्तनांक, ऐसा कौन सा बच्चा है जो इस वाले प्रश्न का आंसर दे सकता है? जितनी जल्दी दे पाए। कितना आएगा? 2.5। अगर 2.5 आ रहा तो एकदम आप प्राउड के साथ बोलिए, एकदम सही है आंसर आपका। 2.5 ही आंसर है। अगर आप इतना दिमाग लगा पाए इसका मतलब आप एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ठीक है, आगे आ जाओ मेरे भाई। इसमें यह कहा जा रहा है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग दे रखा है 12,000 1 2 3 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अच्छा, इसका हम वेलोसिटी के अगर हम ऐसा यूनिट में ले आए तो मीटर पर सेकंड में लाना है, तो ये हो जाएगा 1.2 गुणे, अब बता ये 4 जीरो तो पहले से 1.2 कर लिया तो 5 जीरो हो गई है, 5 जीरो होगा, किलोमीटर के 3 जीरो ही है, तो 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ये हर बच्चे को समझना पड़ेगा। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। 1000 इसके 4 जीरो 4 और 3 7 जीरो और 1.2 कर दिया, तो ये हो गया हमारा क्या? वेलोसिटी। ठीक है, अब फॉर्मूला होता है v बराबर c/n। अच्छा, आपको ये भी याद होगा यार कि हमें यहाँ पर अगर n निकालना है तो n बराबर c/v हो जाएगा, और c हमारा होता है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की घात 8, और माध्यम में प्रकाश की चाल दे रखी है कितनी? 1.2 गुणे 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कट गए, इसीलिए बनाए थे काटने के लिए मैंने। बेटा इसका भाग दोगे तो आप पाओगे कि ये पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे और ये 30/12 हो गया, तो 12 दूनी 24 12 पंजे 60। आंसर है अपवर्तनांक का मान कितना? 2.5। जो बच्चा ये कर पा रहा है वो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट। भाई साहब यही पेपर में आना है, पेपर में कोई नई चीज़ नहीं आती है, हम आपको भटकाना नहीं चाह रहे, हम टाइप पे चला रहे चाहे तुम्हें कुछ नया ना लगे यार कि अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो ऐसे मार देंगे फॉर्मूला लगा के हम। ताकि हमने ये भी लिखाया था, याद करो पिछली क्लास में, sin I/sin r, ये तो स्नेल का नियम था, बराबर n2/n1 कहें तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, है ना, तो यही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर लिखा था v1/v2 बराबर λ1/λ। यही स्नेल्स का नियम है, इसी से फॉर्मूले से क्वेश्चन हो रहे हो न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं। अगर बेटा ये क्वेश्चन कर दिया है तो आपसे बेहतर कोई नहीं अगर ये कर देता है तो। कोई हार्ड नहीं है, कर सकते हो, डुएबल है। आपको पढ़ने की देरी है मात्र, और हमको दिखाने की देरी होगी। पढ़ लिया? मुक्त कहे तो निर्वात कहे ना, ये निर्वात लिखा हुआ है, निर्वात, ये लिखा हुआ है निर्वात। निर्वात का मतलब मुक्त समझ लो। आंसर कुछ बच्चों का सी वाला उत्तर आया है, और हमें जहां तक लगता है एकदम सही भी हो सकता है। क्या भाई सटीक बैठ रहे बच्चे, एकदम बहुत बढ़िया चल रही अल्टीमेट। देखो ये कह रहा है यदि लैम्डा और लैम्डा एम क्रम से निर्वात में स्तर और माध्यम में तरंग दैर्ध्य हो, मतलब लैम्डा और अपॉन जो लैम्डा है ना, ये हमारा ऐसे मान लो, एक हमारा है निर्वात बेटा और एक है हमारा मीडियम। क्या समझ पाए? इसका है मान लिया ऊपर की तरफ निर्वात है और नीचे की तरफ हमारा माध्यम है, तो इसका मान लिया कि निर्वात का n1 की अगर बात कर लें तो नीचे n2 होगा, इसका λ1 होगा तो इसका λ2 होगा। बात यहाँ पर रुकेगी नहीं, मैंने कहा निर्वात में अपवर्तनांक 1 होता है और इसका दे रखा है, देखो ध्यान से, और माध्यम का अपवर्तक सूचकांक म्यू है, और इसका दिया नहीं था, निर्वात का हमें पता होता है, यही है ना। और कह रहा है कि निर्वात में जो तरंग दैर्ध्य है वो लैम्डा है, और माध्यम में कितनी है? लैम्डा, यही है ना, इतना ही दिया है।
अच्छा, आपने सुनील भाई साहब का नियम पढ़ा है, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर n2/n1 बराबर λ1/λ। लेकिन आपको यहां पर काम आने वाली चीज है वो ये वाली, इसी से काम निकल जाएगा पूरा। क्या सर λ2 का मान, सर n2 का मान कोई बच्चा बोल दे तो और अच्छा रहे। सर n2 का मान है ना वो म्यू है, क्या है म्यू, और n1 का मान कितना है 1 निर्वात में। सर λ1 का मान λ है और λ2 का मान λm है। तो सर हमारा इसका बन जाएगा म्यू बराबर λ/λ, जो कि हमारा कौन सा वाला विकल्प सही है, सी वाला विकल्प एकदम सही है। सी वाला विकल्प जो बच्चा लगाएगा उसका उत्तर सही आएगा। कहें तो यहाँ पर यूज किस चीज़ का मिला, कहें तो ये वाला फॉर्मूला जिस बच्चे को पता होगा वो इसका आंसर निकाल लेगा। ठीक है। अच्छा, एक नोटेशन और समझाने जा रहे हैं, आप नोटेशन पे ध्यान देना मेरे भाई। ये वाला क्वेश्चन आता है जो n2/n1 लिखा हुआ है, इसको आप शब्दों में कैसे बोलेंगे, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, यही तो बोलोगे। और अगर इसको नोटेशन करना चाहोगे इसको लिखेंगे 1n2, ये होता है। ऐसे मत करना n2/n1 बराबर 2n1 कर दो। हाँ, तो इसमें माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष है ना, तो 2 वाला नीचे रहेगा। अगर हम लिखें n1/n2 तो ये लिखा जाएगा 2n1, ये वाला सही है। ये नोटेशन होता है अपवर्तनांक का कि अगर ऐसा दिया है तो 2n1 n1/n2 लिखा जाएगा। इसका मतलब होता है माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष, और लिखोगे तो माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष। लिखा ऐसे जाएगा और नोटेशन ऐसे होता है इसका। इस पर एक क्वेश्चन लगा हुआ आगे, इसलिए बता दिया मैंने पहले। इस वाले को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस वाले को तो कर दोगे यार, बच्चा कर देगा। एक बार प्रयास मारना, इस पे एफर्ट मारो, कर दो मेरे भाई। चीजें रटवाते नहीं हम मेरे भाई, सिखाने की कोशिश पूरी रहती है कि आप प्रैक्टिकली सीखो कि ऐसा होता है तो क्यों होता है। सही बात है। इसमें जो दिया है पहले तो लिख लो रफ कॉपी पे, फिर उसको वैल्यू पुट कर दो। बी वाला 9/8 देखो दिया क्या क्या वो हम लिखने जा रहे हैं। ये कह रहा वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, वायु का तो अपवर्तनांक 1 होता है। वायु के सापेक्ष इसका मतलब 1, वायु के सापेक्ष कांच का, कहने का मतलब बेटा Ng दे रखा है कितना 3/2, और जल के सापेक्ष N वाटर दे रखा है कितना 4/। ठीक है। तब पानी के संबंध में कांच का अपवर्तनांक, ये कह रहा है कांच का अपवर्तनांक बताना है कि मतलब Ng/Nw। क्या इस बात को पढ़ना लास्ट वाली लाइन को, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच ये किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष है वो नीचे। अच्छा, इसका नोटेशन करें बेटा, कोई बच्चा बता सकता है नोटेशन कैसे होगा, WN ये लिखा जाएगा, समझ पर कि कांच का पानी के सापेक्ष, इसका नोटेशन उल्टा रहता है, इस बात को ध्यान रखना। मतलब हमने कहा कांच का अपवर्तनांक बता रहे हैं किसके सापेक्ष, पानी के। ये देखो लिखा था पानी के संबंध में, यानी पानी के सापेक्ष किसका, कांच का। कांच वाले के ऊपर रखा। अगर नोटेशन करोगे तो ऐसे लिखेंगे मेरे भाई। इस नोटेशन पे एक क्वेश्चन लगा हुआ है, इसलिए बार बार आपको पिन कर रहा हूँ वहीं पे आके। अच्छा बेटा, इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा Ng/Nw, और Ng बराबर दे रखा है 3/2 और Nw दे रखा है 4/3। ये 3 जाएगा ऊपर, आंसर हो जाएगा 3 का 9/8, क्योंकि विकल्प हमारा कौन सा वाला सही है, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। बड़े आराम से हो सकती चीजें। अब किसी बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन पिन कर सकता है, सर जी जब वायु के सापेक्ष लिखा था तुमने इसका केवल 3/2 क्यों लिखा। मैंने कहा इसको लिख लो ना, किसके, वायु के सापेक्ष, तो Ang लिख दो, Ang। तो क्या कहोगे, Ang का मतलब Ng मतलब गिलास बटे Na, और गिलास का कितना है, गिलास का मेरे भाई 3/2, और एयर का कितना होता है 1। हम इसको लिख रहे हैं बेटा, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष
कांच का अपर्तनांक, तो कांच का अपर्तनांक Ng/n, A फॉर एयर, तो एयर का एक, तब भी आंसर कितना आना, 3/2। तो मैंने सीधा पता क्या करा, Ng लिखा और 3/2 चिपका दिया। क्यों हम y के सापेक्ष Ang लगाएं। अब किताबों में जाओगे ना तो किताबी ज्ञान बताएं तुम्हें, देखो किताबी ज्ञान ऐसे दिया होगा Ang बराबर 3/2 और ये लिखा होगा Anw बराबर 4/3। क्यों यार है लगना है, बाकी चीजों में पचले में नहीं पढ़ना यार, हमें तो क्रिस्टल साफ देखे वो लिखो तुम। ये ऐसे लिखता है और किताब में फिर फॉर्मूला पता क्या लगाएगा, फॉर्मूला कहेगा कि Wng बराबर Ang/Anw। भाई साहब इतना फंसा देगा तुम्हें Anw ऊपर नीचे उतार उतार के कि अपने आप करने का मन नहीं करेगा। हमने कहा सब में गोली मारो, ये बिल्कुल जरूरत नहीं है किसी की। आप बिल्कुल क्लियर हो ना कि ये कांच का दे रखा है, ये पानी का दे रखा है, और पूछ रहा है ग्लास का किसके सापेक्ष, पानी के, तो उतना ही लिखो जितनी जरूरत है यार। क्यों किताब वाला ज्ञान लिखो, अदरवाइज हम आपको हार्ड दिखा सकते थे इसको लिख लिख के, ये 3-3 लाइनें हम नहीं दिखाना चाहते। ठीक समझ गया हर बच्चा। अच्छा अगले प्रश्न पे तुम जंप करें तो इस प्रश्न की बात कर रहे थे, नोटेशन पर आधारित प्रश्न आता है, इसको करिए एक बार प्लीज, इसका आंसर दीजिए, करो। क्या कोई बच्चा कर सकता है क्या इसका? ए वाला सही है। अच्छा ए वाला अगर सही है तो बेटा ऐसे करोगे 1n2 इंटू 2n1 बराबर 1 आना चाहिए। क्या हम इसको सॉल्व करें, क्या पाना आ सकता है? तो आप कहेंगे इसको लिखेंगे n2/n1, यही तो लिखे। अरे भैया इसको ऐसे लिखा हुआ है, फिर माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, यही है ना। इसको पढ़ेंगे ऐसे 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। अरे गया क्यों गया, आ गया। बोले n1/n2 और इसको काट दो, इसको काट दो, आंसर आया 1। और यही तो चाहिए था, क्योंकि हमारा कौन सा वाला सही है बेटा, पहला वाला। ठीक है, कोई एकदम सरल होगी चीज़ें। हम खुद पहले चक्कर में पड़े रहते थे, Ang, Anw, Gnw, भाई क्यों चक्कर में पड़े यार, कितना सिंपल है, ऐसे भी हो सकता है। चीज़ों को सिंपल बना के करो, क्योंकि बहुत सिलेबस पड़ा है। अगर ज़्यादा क्रिस्टल बनाओगे तो दिक्कत तुम्हें होगी। अगला प्रश्न सही बच्चे कर देना मेरे भाई। सभी बच्चा लोग प्रयास करेंगे, प्रश्न अच्छा है वास्तव में, करने लायक। पढ़ते टाइम एकदम सीरियस मूड में। कठिन नहीं है, हम कहें कठिन है, लेकिन भाषा घुमाई है उसने यार थोड़ी सी। कितना आएगा? और कोई बोलो, और कोई बोलो, कितना आया? देखो, दो माध्यम को अलग अलग इंटरफेस पर आपतित प्रकाश के किरण पथ के नीचे दिए गए चित्र में दिखाएगा। चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको? चित्र बड़ा करें क्या? दिखा बड़ा बड़ा, देखो ये था। अब सही आया उत्तर इसका। अब कुछ बच्चों का उत्तर सही आने लग गया। देखो दिखाया गया है माध्यम बी के संबंध में माध्यम ए का अपवर्तनांक। माध्यम ए का अपवर्तनांक कहने का मतलब ए का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? अरे भाई भाषा बड़ो, अपने आप बोलेगा वो। ये कह रहा माध्यम बी के संबंध में माध्यम ए का अपवर्तनांक, मतलब ए के सापेक्ष बी का बोलना चाहिए सीधा, उसने भाषा घुमा के बोल दी उल्टी करके। ये कहना चाह रहा है माध्यम ए का बी के सापेक्ष, ये कह रहा है माध्यम बी के संबंध में माध्यम ए का अपवर्तनांक चाहिए इसको बी के संबंध में, तो आपसे निकलवाना ये चाह रहा है। इसको साइड में लिख लिया। हम जानते हैं स्नेल के नियम से sin i/sin r बराबर
एन वी यानी N2/N1 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा NV/N, यही होगा ना। हर बच्चा समझ पा रहा है क्या? यही होता है ना। सिरेल का नियम कहता है साइन I/sin R, यहाँ पर लिख लो साइन I/sin R बराबर N2/N1 बराबर V1/V2 बराबर λ1/। ये बहुत काम आने वाली चीज है स्नेल के नियम की। अच्छा, तुम ये कहोगे साइन I का मान दे रखा है कितना, और साइन R का मान कितना दे रखा है, R का बराबर NV/N। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू कोई बच्चा बोले, और साइन 30 की, अरे भाई ये तो हो गया NV/NA। यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा, ये 2 ऊपर जाएगा और अंडर रूट नीचे रहेगा, 2/√2 हो जाएगा और बराबर NV/NA। यार ये कट रहा होगा मेरे हिसाब से, ये कट गया, ये अंडर रूट 2 हो गया, तो NV/NA बराबर आ गया हमारा अंडर रूट। लेकिन यार आपसे पूछा ये था, निकला वो, इसका मतलब जस्ट इसका उल्टा व्युत्क्रम पूछा है। आपसे पूछा था कि माध्यम A का B के सापेक्ष और निकला गया V का A के सापेक्ष, तो इसका जस्ट उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√, जो कि हमारा विकल्प कौन सा सही है। हमने कहा थोड़ी गलती करवा लेगा, ये यही गलतियां पेपर में होती है वास्तव में, फिर घर पे आके पता बड़ा रोना लगता है यार कि ये ऐसा कैसे हो गया है। हमें सबसे अच्छा तरीका लगता है, आपको पता नहीं कैसी आदत हो, आदत डालनी पड़ती है जब कोई ऑफलाइन पेपर होता है। ऑफलाइन पेपर ज़्यादा सूटेबल होता है पेपर देते हुए। ऑफलाइन वाले में ये होता है हमें पूरा पेपर दिख गया एक बार में, हम सरल सरल छाट छाट के मार देंगे तुरंत, और सरल सरल जितनी जल्दी मार दो तुम, जितनी जल्दी गिरा दोगे ना उतनी जल्दी कठिन पे आ जाओगे। और जब पेपर ऑनलाइन होता है ना तो एक ही दिखता है, फिर उससे बहुत दिक्कत होती है यार। ऑनलाइन वाले हमें भी दिक्कत होती है दर्द की बात। और पता कभी कभी कठिन क्वेश्चन आ गया तो फिर पता वो करना ही पड़ता अगर पढ़ लिया तो। अगर पूरा पेपर खुला पड़ा तुम्हारे सामने, ऑफलाइन पेपर पूरा खुला पड़ा तो सरल सरल मार दो, पहले दिख रहा हमें सरल, अगला कठिन है तो छोड़ दिया उसको, गोले मार लिए मैंने। ये तो खुद की मतलब खुद की जमीन जैसे हो जाती है कि मेरा बैनामा हो गया उस पर, जिसको मारते जाओ गोला मारते जाओ, हो गया खत्म। तो ऑनलाइन वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, एक क्वेश्चन दिखा पता नहीं अगला सरल है कठिन है, तो ये दिक्कत रहती है। और यार ऑनलाइन में छोड़ोगे पता चला पढ़ लिया तब भी छोड़ दिया तो टाइम तो गया उसमें। ऑनलाइन वाले हमें ये दिक्कत बहुत रहती है, हमें भी रहती है। चलो अच्छा, ये वाला प्रश्न कर देना बेटा। ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है कि जो हमारा B होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है N के, याद है ना आपको, B बराबर C/N। जिसकी बेटा तरंग जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका वेग सबसे कम होगा। और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कांच में न्यून वेग के साथ यात्रा करता है। कांच में न्यून वेग के साथ यात्रा वो करेगा जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा रहा होगा, और सबसे ज्यादा होता है किसका, और मैंने कहा इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो लाल प्रकाश के रंग का वेग कैसा होगा, सबसे ज्यादा, और इसका वेग कैसा होगा, सबसे। बेबी की और सुना है ना, बेबी की और इसका अपवर्तनांक अगर नीचे आओगे ना तो नीचे आने पर अपवर्तनांक का बढ़ता हुआ घटता हुआ क्रम, अपवर्तनांक नहीं यार, नीचे की तरफ आओगे तो पहले सबसे नीचे है ना, तो बढ़ता हुआ क्रम, ये बढ़ता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम है कि इसका मतलब n का सबसे कम होगा और इसका n सबसे ज्यादा होगा, और इसका वेग का घटता हुआ क्रम है क्योंकि इसका वेग सबसे ज्यादा है और कम सबसे कम। यही होता है ना बेबी। और में बात समझ में आ गई कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो मेरे भाई वॉयलेट के तो बैगनी रंग का, और सबसे कम होता है तो किसका, और रेड का सबसे कम होता है तो अपवर्तनांक और वेग में होता है मेरे भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका जिसका अपवर्तनांक कम उसका वेग ज्यादा होगा, है ना। तो मेरे इसका उत्तर टिक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे करके क्वेश्चन रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से, वो सब फॉर्मूले काम आ रहे पिछले वाले। अच्छा, ये कुछ उसी प्रकार है कि मैंने कहा कि ये कांच में
जो कांच में न्यून वेग के साथ कौन यात्रा करेगा? बैंगनी प्रकाश। ये कुछ अगर उदाहरण इस प्रकार समझे, मान लिया कि एक ऑफिस है, हम हेडमास्टर हैं, भाई साहब, और तुम पता है तुम मतलब एक लड़का आया कोई बाहर से, और हम बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा, बोर्ड परीक्षा चल रही है, हम एकदम पूरा काम संभाल लें। अब वो आया कि हमें नौकरी दे दो, हमारा काम बोर्ड परीक्षा का चल रहा है, बोर्ड में बहुत हैवी काम चल रहा है, बहुत वर्कलोड है हैवी, हम तुरंत उसको भगा देंगे, और वहीं पर हम बैठे हुए कमरे में ऑफिस में एकदम मुख्यमंत्री आ गए कमरे में। हाँ अरे बैठो, तुम्हें आने की क्या जरूरत, हम खुद आ जाते। तो व्यवहार उसी प्रकार रहता है जैसी उसके अपवर्तनांक रहते हैं, जैसी वैल्यू हाँ वैसा ही मान लो। ऐसा ही ये कांच है ना, व्यवहार किसके साथ कर रहा है? बैंगनी रंग के साथ। बैंगनी रंग कहता है बैंगनी रंग का सबसे प्रकाश सबसे कम होगा, उसकी वैल्यू सबसे कम है, उसके सामने तुरंत भगा देगा, भाई जाओ जाओ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। भाई लाल आया भाई साहब, अरे लाल झंडी खतरा है भाई साहब, तुम आओ। सबसे ज्यादा वेग किसका है? उदाहरण देने की कोशिश करी, लेकिन ये वाला प्रश्न करने से पहले आपको इस कुछ पॉइंट बताने की कोशिश करेंगे, आप उन पॉइंट को देखिए एक बार। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपको सभी को विजुअल है कि नहीं, हम एक बार देख लें। ठीक है, विजुअल है, सभी को दिखाई भी दे रहा है, एक बार इसको देखिए। निर्वात में सभी रंग समान चाल से, निर्वात में सभी समान चाल से चलते हैं, लेकिन अगर किसी माध्यम में जाएगा प्रकाश तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा वो सबसे तेज चलता है। किंतु किसी दिए गए माध्यम में लाल रंग सबसे तेज, जबकि बैंगनी रंग सबसे धीरे चलता है। अगर मान लिया पानी में गया, कांच में या किसी माध्यम में जाए तो प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होगा लाल वाले का, उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है ना। हाँ ये वाला बताना भूल गए थे, यहाँ पर एक चीज हमें लिखना चाहिए, तरंग दैर्घ्य के बारे में और लिखना चाहिए। तरंग दैर्घ्य ऊपर से नीचे आओगे तो इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। वो तो लैम्डा और बी का समान अनुपात होता है। यहाँ पर इसका वेग भी सबसे ज्यादा होता है, इसका वेग सबसे, ये रिलेशन पता कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है साइन आई बटे साइन आर से। साइन आई बटे साइन आर में क्या लिखा था? N2 बटे N1 और V1 बटे V2 और बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा। तो इसका तो समान अनुपात है लैम्डा 1 और V1, तो इसलिए लैम्डा ज्यादा तो वेग ज्यादा है। और ये देखो B और N में उल्टा, N2 और V1, तो ये यहाँ पर सबसे कम, तो ये सबसे, यही रिलेशन चल रहा है मेरे भाई। बड़े आराम से समझना है, साफ सुथरी चीजें हैं, कोई ज्यादा क्रिस्टल नहीं है ज्यादा कुछ। आगे देखो, अच्छा ये समझ लिया। जैसे हम बात करें ये रेड और वॉयलेट कलर है, तो मैंने कहा कि वॉयलेट कलर की अपवर्तनांक ज्यादा होगा और रेड कलर का कम होगा, तो प्रकाश का वेग ज्यादा होगा रेड कलर का। ये ग्लास प्लेट, मैंने कहा कांच लाल प्रकाश के रंग को विरल माध्यम तथा बैंगनी के लिए सघन माध्यम की तरह व्यवहार करता है। ये कह रहा है जो कांच है ना, हेड ऑफिस में बैठे कांच, जैसे लाल रंग आया तो उसके लिए एकदम विरल हो गए, सरल हो गए, एकदम नरम हो गए। वैसे जैसे मुख्यमंत्री आ गया ऑफिस में, एकदम नरम पड़ गए। पता चला कोई पियोन आ गया तो भाई तुरंत भगा दिया, अरे भाई सब बहुत खतरनाक काम चला, कहाँ बीच में आ गया भाई। वैसे करके कांच लाल प्रकाश के लिए विरल माध्यम तथा बैंगनी के लिए सघन माध्यम की तरह व्यवहार करता है। तभी तो मेरे भाई बैंगनी रंग का प्रकाश धीरे पड़ जाता है उसमें, है ना। बात समझ में आ गई है? आगे आ जाओ। आपके सामने कुछ क्वेश्चन और है, इस वाले क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई। इस वाले को, किस पदार्थ का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कोई बच्चा बताएगा? तो मेरे भाई हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अच्छा एक चीज और, आपके सामने एक क्वेश्चन और लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन लगाने से पहले हमें ऐसा लगता है कि आपको कुछ दिखा दिया जाए। अपवर्तनांक का मान किस पे निर्भर करता है? जो अपवर्तनांक होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो पदार्थ पे तो निर्भर करता ही है। मान लिया कांच हुआ, पानी हुआ, तो अलग अलग होता है अपवर्तनांक, ठीक है। अच्छा ये पदार्थ पे निर्भर करता है। मैंने कहा प्रकाश के रंग का अलग अलग अपवर्तनांक होता है क्या? हाँ इस पर भी निर्भर करता है। और मैंने कहा टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है अपवर्तनांक पे, और इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तापमान बढ़ता है तो अपवर्तनांक, और तापमान घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। ये रिलेशन होता है टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, अपवर्तनांक और तापमान में उल्टा अनुपात होता है। अच्छा ये बात समझ में आ गई। अच्छा आपने देखा होगा अगर किसी टब में पानी भरा हुआ है
तो उसकी तली थोड़ी सी ऊपर नजर आती है। क्या बोले, अगर कोई टब पूरा का पूरा लबालब भरा हुआ है और आप देखोगे तो जितना वास्तविक गहराई होती है, मान लिया कि वो 1 मीटर गहरा है, तो 1 मीटर नहीं थोड़ा कम गहरा दिखाई देगा अगर पानी भरा हुआ है। अगर आपने गांव में कभी कुंडिया देखी है पानी वाले ट्यूबवेल की, उसमें जो अगर पानी भरा हो तो कम उतला लगता है, हाँ उतली है, अगर पानी सूख जाए तो वही गहरी लगने लग जाती है। तो इसका मतलब अगर पानी भरा होता है उसकी वास्तविक गहराई नहीं देख पाते हम, हाँ ऐसा ही होता है। होता क्या मेरे भाई, मान लिया कि आपकी आंख यहाँ पर है, आंख यहाँ पर है, मान लिया ये वाली आपकी आई है, ये आपकी आई है, ये आपकी आंख है। अच्छा, आंख में मैंने कहा जब आंख नीचे की तरफ देखती है तो प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हैं, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई, ये वाली एक तो सीधी आती है, नीचे की तरफ देख रहे हो, एक तो बेटा तुम नीचे की तरफ सीधे देख रहे हो, बड़े आराम से समझा पाएंगे अब आपको। एक तो आपकी प्रकाश की किरण सीधी चली गई और एक जो लौट के जाएगी वो ऐसे जाएगी जैसे ही प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाके दूर हट जाएगी, ऐसे होगी ना। और जब ये दोनों किरणों को मिलाएंगे तो ये कहीं ऊपर ही मिल जाती है यहाँ पर आके, तो आपको तली एक्चुअल वाली नहीं ये वाली गहराई समझ में आती है। जब आप पानी में देखते हैं तो उसकी गहराई ये वाली दिखती है, ये वाली उसके नीचे वाला नहीं दिखता, कहते कम गहरी है ये, तो क्या समझे, कम गहरी है। हमने कहा किसी पानी में अगर पेन को डाल दो तो टेडी पेन दिखाई देगी आपको नीचे से, वो यही कारण होता है, इसकी वजह से होता है। मैंने कहा यहाँ से प्रकाश की किरण निकली और यहाँ से हट गई, अगर इसकी आभासी को मिलाएं तो आभासी लाइन यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी, इससे यहाँ पर मिल जाएगी पहले। अगर यहाँ पर मिलती, अगर पानी नहीं भरा होता सीधी ऐसी मिलती और यहाँ पर ये मिलती, आगे आपको वास्तविक गहराई दिख जाती। लेकिन मेरे भाई होता क्या, जब पानी भरा होता है तो मैंने कहा ये मान लिया कि ये वाली हमारी वास्तविक गहराई मान ली डी, डेप्थ डी, और ये मान लिया थोड़ी ऊपर दिखेगी, वो मान लिया डी डैश, मैंने मान लिया ये इतनी ऊपर दिखेगी, तो मैंने कहा ये वाली दूरी कितनी होगी, तब आप कहेंगे इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन, गए तो वर्टिकल शिफ्ट, कितनी कोई चीज ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। तो मैंने कहा ये वाली गहराई निकालो तो कैपिटल डी में से अगर ये घटाओगे तो ये निकल आएगी, ये पूरी डी है और ये स्मॉल डी डैश है, तो अगर ये निकालोगे तो इस वाले में से ये हटा दो तो ये वाली निकल आएगी। तो मैंने कहा ऊर्ध्वाधर विस्थापन होता है डी माइनस, बड़े आराम से समझ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्या समझे। हम ये कह रहे हैं कि वो फॉर्मूला बाद में पढ़ाएंगे ये वाला भी, अभी आप ये समझो वास्तविक गहराई डी है, कोई मतलब ट्यूबवेल का वो टब है, मान लिया कि वो 1 मीटर गहरा है और आपको दिखाई दे रहा है 0.8 मीटर गहरा, तो वो कितना आपको उतरा दिख रहा है, कितना ऊपर शिफ्ट हो गया 0.2 मीटर। तो आपको कैसे निकला, 1 मीटर था और 0.8 मीटर दिख रहा था, जब ये घटाया तभी तो आपको 0.2 मिला। मैंने कहा 1 मीटर था 0.8 दिख रहा है, इसका मतलब तो 0.2 ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो भाई तुम कहना चाह रहे हैं जो आपको ऊंचा थोड़ा यहीं पर इसका तल दिखाई दे रहा है वो कितना है, ये वाला कितना ऊपर शिफ्ट हो गया। तो मैंने कहा कैपिटल डी बेटा ये वाली है, ये कैपिटल डी है, ये डी डैश है, अगर इसमें से ये घटा दो तो ये वाला निकल आएगा। इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन कितना ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। बात समझ में आ गई, 2 बार समझा दिया मैंने। ये होता है डी माइनस डी डैश। और जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, इसका न्यूमेरिकल आता है मेरे भाई, जो डी डैश आभासी गहराई होगी, आभासी गहराई होगी वो वास्तविक गहराई बटे उस द्रव का अपवर्तनांक लगा दो जिस वाले लिक्विड में है ही। मिट्टी के तेल में तो मिट्टी के तेल का अपवर्तनांक लगाओ, पानी में तो पानी का अपवर्तनांक, बर्फ है तो बर्फ का अपवर्तनांक। समझ गए हो। अब देखो मेरे भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने कैसे कैसे आएंगे, बड़े आराम से समझना है। आपके सामने क्वेश्चन लगाने जा रहे हो, देखो ये वाला क्वेश्चन, सॉरी ये वाला प्रश्न यहीं पर देख लो, क्या लिखा हुआ, सभी बच्चे पढ़ना प्रश्न को। पानी से भरी एक बाल्टी 24 मीटर गहरी प्रतीत होती है, इसका मतलब आभासी गहराई है, प्रतीत हो रही है 24 मीटर। कितनी बेटा, 24 मीटर प्रतीत हो रही है, इसका मतलब ज्यादा होगी। हाँ एक चीज और कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई बाल्टी भरी 24 मीटर दिख रही है तो 24 नहीं होगी, 24 से कम होगी, ज्यादा होगी यार। इसका मतलब ना तो 23 होगी, ना 22 होगी, ना 24 से कम बिल्कुल नहीं होगी। उसकी वास्तविक गहराई 25 हो सकती, 26 हो सकती, वो डिपेंड करेगा अपवर्तनांक कितना कितना है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। लेकिन बेटा एक चीज भूल गया, आपने शायद समझ नहीं पाई। ये कह रहा पानी से भरी बाल्टी, तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है बताओ, 1.33। 1.33 का मतलब 4 बटे, हमने बताया था वास्तविक गहराई डी बराबर डी डैश बटे एन। हमने कहा वास्तविक गहराई पूछी है कि इस बाल्टी की वास्तविक गहराई क्या है, अगर भरी हुई हमें दिखती 24 मीटर तो आप कहोगे इसकी आभासी गहराई 24 मीटर, अपवर्तनांक 1.33। 1.33 ना लिखो सर, 4/3 लिख दो,
4/3 ऊपर जाएगा तो 24/4/3, 3 8 24, 8 ओ सॉरी क्या हुआ, ओहो क्या कर दिया, फॉर्मूला गलत लगा दिया। डी डैश बराबर होता है डी डैश बराबर D/N। आवासीय गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक, फॉर्मूला उल्टा लगा रहे थे। डी डैश बराबर D/N। तो मैंने कहा हमें निकालना है क्या, वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई इसका मतलब इससे गुणा कर दो तो D बराबर हो जाएगा D डैश इंटू N, और D डैश बराबर है 24 और N का मान है 4/3, 3 8 24, 8 चौकू, जो आपको 24 मीटर प्रतीत हो रही थी वो 24 नहीं 32 मीटर गहरी थी बाल्टी। कितनी है, 32 मीटर। अब तुम अपने घर में किसी डेग जानते हो, डेग एक पूरा का पूरा ऐसा होता है जो शादी ब्याह में मिलती है, डेगें नहीं समझ रहे हो क्या, पीपा बोलते, पीपा डेग होते हैं, वो बड़ा वाला निकालना आज जाके। हाँ ड्रम मान लो, बड़ा वाला स्टील का ड्रम मान लो जो शादी ब्याह में दिया जाता, वो आज निकलवाना घर से। वो कहना है इसमें पानी भरो और वो नापना तुम कि आवासीय गहराई कितनी है। आवासीय गहराई अंदाजा लगा सकते इतनी दिख रही है, तो वास्तविक गहराई नाप लेना पहले, फिर कहना इसका अपवर्तनांक 4/3 है, तो कहना हमें कितनी प्रतीत होगी, तो आप कहना D डैश बराबर D/N। मान लिया कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो वाली जो गहराई है ना वो हमें लग रही है 24 मीटर, उसकी वास्तविक गहराई है डेग की, और अपवर्तनांक पानी का 4/3 है, तो 4 6 24, 6 18, तो आवासीय गहराई आपको 18 मीटर लगेगी उसकी। D डैश बराबर D/N। अगर 24 मीटर गहरी डेग होगी ना तो वो 18 प्रतीत होगी अगर पानी से भरा तो। ये तुम समझा सकते हो किसी को। और तुम जैसे अपने अलीगंज में स्विमिंग पूल खुल गए हैं नहाने वाले, तो स्विमिंग पूल का अपवर्तनांक N बराबर 4/3 होगा, और वास्तविक गहराई उससे पूछ लो, मालिक से पूछना, बोले कितने कितने मीटर गहरा होता है। 1 मीटर गहरा होता है क्या, 1 मीटर तो गहरा होता होगा। मान लिया कि 1 मीटर गहरा है, 1 मीटर नहीं 1 मीटर गहरा है। मैंने कहा D डैश बराबर आपको कितना लगेगा, वो वाला पूल थोड़ा सा कम गहरा लगेगा, तो मैंने कहा 1/4/3, तो आपको 3/4 मीटर उसकी आवासीय गहराई होगी। आपको कम लगेगा 1 मीटर का, 3/4 मीटर लगेगा उसका 1 मीटर का। होता है ना, पानी भरा होता तो कम गहरी चीज लगती है ना। तो फॉर्मूला क्या हुआ बताओ, आवासीय गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे अपवर्तनांक, मतलब D डैश बराबर D/N। वेरी गुड। इतना अगर आपने कर लिया है तो आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए। भैया प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बताओ, हवा में उड़ रहा है एक पक्षी, पानी की सतह से कितना मीटर है, ये कहा जा रहा है कि यहां से 22 मीटर ऊंचाई पर एक पक्षी उड़ रहा है। ये वाला पक्षी है, मान लिया, सॉरी ये वाला पक्षी उड़ रहा है 22 मीटर इस वाली सतह की ऊंचाई से, और कह रहा है कि एक मछली पानी की सतह से नीचे x गहराई पर है। ये वाली नीचे की मछली है ना, वो x गहराई पर एक मछली है। ये x गहराई पर एक मछली है। मछली और पक्षी के बीच आवासीय दूरी क्या होगी, ये पूछा है बेटा। तो आप ये कहोगे, ये कह रहा है कि उस नीचे x गहराई है और पानी का अपवर्तनांक इसका कितना है, n। ये पानी भरा हुआ उसका अपवर्तनांक n है। मैंने कहा 22 मीटर ऊंचा है ये, तो 22 मीटर तो दूर ही रहेगा, दूर। ये वाली कुछ कम दिखेगी x से, तो आप कहोगे जो कुल आवासीय गहराई होगी वो कितनी दिखेगी, आप कहोगे आवासीय गहराई बराबर 22 प्लस आवासीय गहराई क्या होती, D डैश बराबर D/N। तो मैंने कहा ये वास्तविक गहराई कितनी है x, और अपवर्तनांक कितना
ये वाली जो x आपको दिख रही थी वो x नहीं x बटे n प्रतीत होगी आपको। क्या कहते हो? अरे मेरे भाई यही तो होता, d डैश बराबर x बटे n आएगा ना। तो मैंने कहा बाई तो होगा ही, x बटे n और दिखाई देगा, इसकी आवासीय गुराई प्रतीत होगी मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ पा रहे सभी लोग क्वेश्चन को? मतलब 22 मीटर ऊंचा, अगर यहाँ पर कोई आदमी खड़ा होता तो कितना लगता उसको? तो उसको सिर्फ x बटे n लगता। जो x मीटर गहरे पे होती मछली वो x बटे n पे लगती उसको। क्या समझ पा रही मेरी बात? अरे भाई देखो दोबारा, हम ये कह रहे हैं 22 मीटर ऊंचाई पर एक पक्षी उड़ रहा है और x मीटर हमने नाप रखा है, यहाँ पर एक मछली है, तो आवासीय गहराई क्या होगी? मैंने कहा ये 22 मीटर तो 22 मीटर बना रहेगा, जो कम होगा वो यही वाला होगा ना। वो ये कितना कम होगा? यही तो आवासीय गहराई है। तो आवासीय गहराई d डैश बराबर होता है d बटे n। तो d का मान कितना है यहाँ पर? x। मैंने यहाँ पर निकाला आवासीय गहराई जो पानी वाली है ना, मछली गहराई, वो कितनी प्रतीत होगी? मैंने कहा d बटे n। और पानी का वर्तनांक दे रखा है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, ये देखो दे रखा है पानी का वर्तनांक n। समझ में आया? अच्छा मैंने कहा जो ये वाली गहराई है x नहीं लगेगी, आपको लगेगी x बटे, यही तो आवासीय गहराई है x बटे n। तो ये पूछ रहा है कि मछली और पक्षी के बीच की आवासीय दूरी। तो मछली और पक्षी के बीच की आवासीय दूरी ये 22 प्लस ये वाला कितना लगेगा? तो मैंने कहा 22 प्लस x बटे। अब तो समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन आपको घर से करके लाना है। इस वाले को देखो ना, ये वाला प्रश्न आपको घर से करके लाना है। क्वेश्चन ज्यादा कठिन नहीं है, कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हम कल कराएंगे, अगर आप कर पाते तो सही है। इसका शायद उत्तर 80 यानी कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ आ रहा है, देखना पड़ेगा।